देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें दिया गया है कोई फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर देखो ये फलन दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। और फलन किस प्रकार से परिभाषित है, लिखा है एफ जहां आर प्लस से 4 कोमा अनंत, ये इस प्रकार से देखो दिया गया, इधर क्लोज है इधर ओपन है, तो मतलब 4 को भी साथ में लेना है ना, और ये अनंत से पहले की, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। पर इस पर हमें विचार करना है, ये इसका प्रांत है और ये इसका सह प्रांत है, बहुत ठीक है। अब हमें ये दिखाना है कि यहाँ ये इसका व्युत्क्रमणीय फलन है, पहले ये सिद्ध करके दिखाना है कि इसका व्युत्क्रमणीय फलन, ये फलन आपका व्युत्क्रमणीय है, ये पहले दिखा देते हैं। देखो अगर ये फलन आपका व्युत्क्रमणीय है तो यहाँ पर देखो हम व्युत्क्रम फलन निकाल लें। कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोसेस वहीं से शुरू करेंगे कि भाई इसके लिए हम इसको एफ एक्स को बाई मान लेते हैं। अब हम यहाँ पर लिखेंगे बाई और बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। अब सिंपल सा काम, हम यहाँ से एक्स का मान निकालें, जो एक्स का मान होगा वही व्युत्क्रम फलन होता है, यही तो बात है। तो बस सीधी सी बात हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान बाई माइनस 4 हो जाएगा। अब एक्स का मान निकालें, तो एक्स का मान क्या निकलेगा, अंडर रूट में निकलेगा बाई माइनस 4, ठीक है। वर्ग हटाओ तो वर्गमूल का निशान लग जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अब ये आप कह सकते हो कि यहाँ पर आपने प्लस माइनस क्यों नहीं किया बच्चों, इसलिए प्लस माइनस नहीं किया कि चूंकि प्रांत में सभी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, ऋणात्मक नहीं है, तो यहाँ पर x का मान धनात्मक ही आना चाहिए, ऋणात्मक नहीं आना चाहिए, ऋण को छोड़ दिया, ठीक है। तो जो x का मान आया बच्चों, वही हमने बताया, जो x का मान आता है वही आपका व्युत्क्रम फलन होता है। तो यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, मान लेते हैं क्या, जी बाई मान लें, इसको क्या मान लें, जी बाई, और यही जी बाई होता है, या ये कहें यही एफ इनवर्स होता है। एफ इनवर्स मतलब ये आपका जो एफ का व्युत्क्रम फलन है वो एफ इनवर्स है, या इसको हम जी बाई कह सकते हैं, ठीक है। अब ये चेक करके दिखाओ कि ये जी बाई जो है ये व्युत्क्रम, ये फलन आपका व्युत्क्रमणीय फलन है भी या नहीं, या झूठे ही वैसे कह दिया कि ये है। तो अब ये सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। उसके लिए वही दोनों प्रोसेस हैं, चाहे तो आप फलन को क्या किया, छादक सिद्ध करके दिखा सकते हो। अदरवाइज दूसरा तरीका ये है कि भैया हमने जी बाई निकाल ही लिया, एफ एक्स है ही हमारे पास, तो गॉफ एक्स और फॉग बाई निकाल लें, सिंपल सी बात है। तो मेरे ख्याल से वही सिंपल पड़ेगा, हम वही कर लेते हैं। यहां से क्या कर रहे हैं भाई बताओ, एक बात देखो, और इसका भी मतलब है, देखो यहां पर लिखा है 4 से अनंत तक, ऐसे ही तो लिखा है 4 से अनंत, अनंत से पहले, मतलब बात सीधी बात ये हो गई कि 4, यहां पर 4 लिखा है ना, 4, तो बाई का मान क्या होना चाहिए, 4 या 4 से बड़ी संख्याएं होनी चाहिए। बाई का मान 4 से या 4 से बड़ी संख्या आएगी तभी एक्स का वास्तविक मान प्राप्त होगा। अगर 4 से छोटी संख्या यहां रख दी जाए, 4 से छोटी संख्या रख दी जाए, तो यहां से फिर ये एक्स का मान वास्तविक नहीं प्राप्त होगा, वास्तविक संख्या नहीं होगी, अंडर रूट माइनस में आएगा। तो अंडर रूट में अगर माइनस आता है तो संख्या आपकी काल्पनिक होती है, वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ये सह प्रांत में क्या होना चाहिए, लिखा है 4 या 4 से बड़ी संख्याएं, तो 4 भी लिख सकते हो, 4 से बड़ी संख्याएं लिख सकते हो, तब एक्स का वास्तविक मान प्राप्त होगा, तब ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन होगा कि कब 4 बाई का मान 4 या 4 से बड़ा हो, तब ये व्युत्क्रमणीय होगा। बताइए समझ। अब आगे देखो, अब हम यहाँ पर गॉफ एक्स निकाल लेते हैं, गॉफ ऑफ एक्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहां लिख दें जी ऑफ एफ एक्स। तो यहां पर अब देखो ध्यान दें, जी ऑफ एफ एक्स, जी तो ज्यों कहते हो, एफ एक्स का मान क्या लिखोगे, एफ एक्स का मान हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, ठीक है। आगे बराबर का निशान लगाओ। अब यहां पर देखो जी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 का मान कितना है, आप देख सकते हो कि जी बाई का मान तो ये है, देखो जी बाई का मान तो हमें दिया गया है अंडर रूट बाई माइनस 4 दिया गया है, जी बाई का मान। अब अगर यहां पर बाई की जगह पर, यहां पर देखो ध्यान दें, ये इतना लिख दें, देखो बाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दें इसके जगह पर, तो यहां भी वही लिखना पड़ेगा, है ना। ये बाई की जगह क्या लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दें, अंडर रूट ज्यों का त्यों रखें, बाई की जगह हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 4 और फिर माइनस 4 आपका ज्यों का त्यों, सिंपल सी बात है। देखो ध्यान दें क्या करना है, जी ऑफ ये आपका एक्स है समझो,
और यहाँ पर ये y लिखा है, तो इस y के जगह पर हमें क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखना है। यहाँ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ भी बिल्कुल वही करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखना है। ये -4 ज्यों का त्यों, यहाँ से देख सकते हो ये 4 से 4 कैंसिल कर दें। अब अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, वर्ग से वर्गमूल खत्म करोगे, देखो एक्स आ जाएगा बच्चों। इतनी बात ठीक समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। तो गोफ एक्स का मान देखो हमने जैसा कि बताया कि एक्स आना चाहिए बच्चों, एक्स आ गया, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद अब फोग बाई की वैल्यू भी निकाल लें। देखो फोग बाई की वैल्यू बाई आनी चाहिए, तो समझो पक्की बात है कि ये आपका व्युत्क्रमणीय फलन है, पक्की बात। कैसे करते हैं, आपको यहां लिखना है एफ ऑफ जी बाई लिखना है, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एफ ऑफ जी बाई, और जी बाई की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, अंडर रूट बाई -4 लिखना है, ठीक है। अब एफ फलन पर आ जाओ, यहां पर देखो ये एफ एक्स लिखा है, यहां लिख लिया करो। अगर किसी प्रकार से कोई भी गड़बड़ी लग रही है, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना है। यहां पर हमें देखो एफ ऑफ एक्स, ये एक्स की जगह ये है हमारा, तो यहां पर हमें क्या लिखना है, यहां पर हमें लिखना है एक्स के जगह पर बाई अंडर रूट बाई -4 लिखना है। तो यहां भी लिख दें भाई, अंडर रूट बाई -4 लिख दें, स्क्वायर है स्क्वायर लिख दें, +4 है +4 लिख दें। इस x के जगह पर अंडर रूट बाई -4, यहाँ x के जगह अंडर रूट बाई -4 स्क्वायर, ज्यों का त्यों 4 अपना ज्यों का त्यों। तो अब यहां से देख सकते हो कि इसकी वैल्यू ये है। आपको क्या लिखनी है, यहां लिखना है अंडर रूट बाई -4 का स्क्वायर +4 लिखना है। सिंपल सी बात है बच्चों। अब बोलो यहां तक कैसे लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहां वर्ग से वर्गमूल खत्म करोगे तो बाई -4 और ये प्लस का 4, देखो ये माइनस प्लस खत्म, बाई बचेगा। तो गोफ बाई की वैल्यू बाई आई, फोग एक्स की वैल्यू एक्स आई। अब बिल्कुल बात सही बन गई कि भाई जो हमने जी बाई फलन निकाला है वो व्युत्क्रमणीय फलन है काय का एफ एक्स, ठीक है। तो यहां से ऐसा लिख देना होता है, चूंकि गोफ एक्स बराबर एक्स तथा फोग बाई बराबर बाई, अतः फलन जी एफ का प्रतिलोम है, प्रतिलोम फलन है, ठीक है। इतना आपको लिखना है, सिंपल सी बात हो गई। बोलो किसी को कोई डाउट। अब देखो यहां पर देख लेते हैं कुछ और क्या पूछा गया है, इसमें कुछ और क्या पूछा गया है भाई। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, बिल्कुल ठीक है बच्चों, इतना ही पूछा गया है। एफ इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई -4 हमें सिद्ध करना है। तो देखो यहां हो गया भैया, है ना, एफ इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई -4, यहां पर देखो है ना, एफ इनवर्स, देखो ध्यान दें ऐसा लिखा है एफ इनवर्स बाई, ठीक, एफ इनवर्स बाई ऐसे ही तो लिखा है। एफ इनवर्स बाई को क्या कहोगे, इसको हम जी वाई भी कह सकते हैं, है ना, क्योंकि यहां पर हमने बताया कि जी बराबर क्या होता है, एफ इनवर्स होता है ना। तो यहाँ एफ इनवर्स की जगह जी लिख दें तो जी वाई बराबर, यही तो बात है, एक ही बात है। किसी को कोई यहाँ पर परेशानी होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल आराम से समझो एकदम बात, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई -4, ये देखो प्रूव हो गया, ठीक है, ये आपका। चलो बच्चों और आगे बढ़ते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न क्या कहता है, देखो ध्यान दें, 9वें प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। इसको रब कर लें और अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो बच्चों, एफ एक्स बराबर 9x² + 6x - 5 द्वारा प्रदत्त फलन एफ इस प्रकार से है, r प्लस से -5 अनंत पर विचार करना है। सिद्ध करिए कि एफ व्युत्क्रमणीय होगा तथा एफ इनवर्स बाई बराबर इतना हमें प्रूव करना है। देखो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, लेकिन बहुत देखो बढ़िया और इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। इस टाइप का एक एग्जाम्पल भी हमने करवाया है, आपकी बुक में एक एग्जाम्पल भी है। देखो 9x² + 6x और -5 आपका ये दिया गया कोई फलन है, ठीक है। एफ एक्स बराबर यहां इस प्रकार से दिया गया है और ये फलन एफ इस प्रकार से है कि r प्लस से यहां लिखा है -5 अनंत, ठीक है, इस प्रकार से लिखा है। क्लियर बात है। तो बच्चों यहां पर हम सिद्ध करके हमें दिखाना है कि एफ व्युत्क्रमणीय फलन है और व्युत्क्रमणीय फलन का मान ये इतना प्रूव करना है। देखो बिल्कुल एकदम आसान से काम कैसे करते हैं, किसी फलन का हम व्युत्क्रम फलन कैसे ज्ञात करते हैं, पहले हम उसका व्युत्क्रम फलन ज्ञात कर लें। देखो किसी फलन का व्युत्क्रमणीय सिद्ध करने के 2 तरीके मेरे पास हैं।
कि भाई दिए गए फलन को अगर हम एकैकी सिद्ध कर लें, आच्छादक सिद्ध कर लें, एकैकी होगा आच्छादक होगा तो निश्चित रूप से वो फलन व्युत्क्रमणीय होगा, पक्की बात है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसका हम व्युत्क्रम फलन ज्ञात कर लें। मान लेते हैं व्युत्क्रम फलन इसका g हमें प्राप्त हो रहा है, f का व्युत्क्रम g प्राप्त हो गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए हम इसका व्युत्क्रम फलन ज्ञात करेंगे, उसको हम g मान लेंगे। फिर हम क्या करते हैं, याद करो, फिर हमने बताया कि हमें गॉफ ऑफ x और फॉग ऑफ y ये दोनों ज्ञात करने हैं। अगर गॉफ x का मान x आ जाए, फॉग y का मान y आ जाए, तो हम निश्चित रूप से ऐसा लिख लेते हैं कि हमारा जो फलन g है वो f का प्रतिलोम फलन है, व्युत्क्रम फलन है, ये सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ दोनों प्रोसेस है, आप किसी भी प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो बच्चों आराम से। देखो पहले हम सीधा सीधा, क्योंकि हमें व्युत्क्रम फलन तो ज्ञात करना ही करना है, तो हम इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, फलन को y मान लेते हैं। हम यहाँ पर फलन को y मान लें fx बराबर y, क्या कर दें, fx बराबर y मान लें। यदि fx को y लिख दें तो हमारा ये फलन देखो y बराबर हो जाएगा 9x² प्लस 6x माइनस 5। अब बच्चों यहां से जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इससे हम किसी प्रकार से अगर x का मान ज्ञात कर लें तो जो x का मान होता है वह x का मान ही इस वाले फलन का प्रतिलोम फलन होता है, व्युत्क्रम फलन होता है। ये आपने अच्छे से सीखा है। सारे प्रश्न देखो इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे, इसी पैटर्न से सारे लगाए हुए हैं। तो बच्चों अब हमें यहाँ इससे x की वैल्यू ज्ञात करनी है। से मान लो थोड़ी देर के लिए इस प्रकार से आपका होता कि y बराबर, ये मान लो 9x² ना होता तो ये इतना केवल होता मान लो, तो यहाँ से x का मान हम बहुत आसान से इसको पक्षांतर करके x का मान निकाल लेते, सिंपल सी बात है। और जो x का मान होता है वही आपका व्युत्क्रम फलन होता है। बच्चों यहाँ पर ये आपका जो लिखा ना, ये द्विघातीय व्यंजक लिखा है, तो इसको कैसे करोगे ध्यान से समझो। एक प्रोसेस करते हैं बच्चों, यहां पर इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेते हैं। पूर्ण वर्ग के रूप में, पूर्ण वर्ग का मतलब समझते हो, अगर ऐसा लिखा हो कि a² प्लस b², या ये कहें a² प्लस 2ab प्लस b², इस फॉर्म में अगर लिखा होता है तो हम इसको लिख पाते हैं a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर बात है, a² प्लस b² प्लस 2ab इस फॉर्म में लिखा होता है तो हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। तो इस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो थोड़ी सी कोशिश करो, बन जाएगा, बिल्कुल एकदम बनाएगा, बढ़िया सब बनेगा। देखो 9x² लिखा बच्चों, यहां हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, मतलब पहले पद पर हमने स्क्वायर लगा लिया जैसा कि यहां पर था। अब देखो ये वाला पद बनाना है तो बच्चों यहां पर देखो पहले 2 है ना, 2 लिख देते हैं, फिर यहां 3x लिख दें और 1 का गुणा और कर लें, तो 3 दूनी 6x ही तो हो गया बच्चों। अब यहां पर प्लस 1 लिख दें, 1 का स्क्वायर कर दें, तो अब यहां पर देखो बच्चों 6 करना पड़ेगा, माइनस का 6, 1 घटाओगे तो माइनस का 5 बचेगा। ये -5 को हमने 1 - 6 लिख लिया, और वो इसलिए किया है ऐसा सब कुछ, ये आपका इतना देखो पूर्ण वर्ग बन जाए। इसको आप देखो ध्यान दें, ये a² हो गया प्लस ये b² हो गया प्लस 2ab हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम इसको पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, और -6 ज्यों का त्यों आपको ज्यों का त्यों रखना है। इतनी बात क्लियर समझ में आई? अगर इतनी बात समझ में आई बच्चों, तो अब आगे का समझो, बिल्कुल और आसान बात है। क्या करना है, हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये x वाला पद है ना, इसको अलग, और ये माइनस का 6 इधर ले आओगे, प्लस 6 हो जाएगा, मतलब 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा y प्लस 6। 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, y प्लस 6 हो जाएगा। ये स्क्वायर खत्म करोगे तो यहाँ पर अंडर रूट का निशान लगाओ। अब यहाँ से देखो इसको हम 3x प्लस 1 बराबर क्या लिख पाएंगे, अंडर रूट y प्लस 6 लिखेंगे। वैसे तो बच्चों प्लस माइनस यहाँ लिखना चाहिए, लेकिन हमें प्लस लिखना है, माइनस नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ देखो ये आपका जो प्रांत है अर्थात x का मान है वो सब ऋणोत्तर वास्तविक संख्याएं हैं। ऋणोत्तर का मतलब क्या होता है, ऋण के अलावा, मतलब प्लस संख्याएं हैं, ऐसे समझो, है ना, प्लस संख्याएं हैं। जो आपको x की वैल्यू ज्ञात करोगे, मतलब प्रांत का मान होगा, वो सब धनात्मक संख्या हैं, इसलिए आपको माइनस निशान नहीं लेना है, मतलब प्लस लेना है। अब बच्चों यहाँ से देखो 3x बराबर क्या लिख सकते हो, अंडर रूट y प्लस 6, और प्लस 1 इधर ले जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा।
अब देखो 3 का और डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3। बच्चों ये आपका क्या निकल के आया, ये इस फलन का fx का ये व्युत्क्रम फलन है। इसको हम कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रम फलन है, अर्थात ये f इनवर्स है। इसको ही हम g बाई भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? g बाई। ऐसा ही तो बताया था हमने, याद करो। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो सारी बातें आपको याद आ रही होंगी कि जो x का मान होता है उसको हम g बाई लिखते हैं। जो g फलन होता है वो g फलन ही वास्तव में f का व्युत्क्रम फलन होता है। उसी को हम f इनवर्स लिख सकते हैं या g बाई लिख सकते हैं। क्लियर बात है। अब बच्चों आगे हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ये आपने जो व्युत्क्रम फलन निकाला है वास्तव में व्युत्क्रम है भी या नहीं, सिद्ध करके दिखाओ। सिद्ध करके दिखाओ। कैसे सिद्ध करते हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस है आप याद करो। हमने ये बताया था कि अगर g फलन f का व्युत्क्रम है तो आप गॉफ x निकालें और गॉफ x बराबर x निकल के आए, फॉग y निकालें और फॉग y बराबर y निकल के आए। यदि ऐसा होता है तो ये व्युत्क्रम फलन है, ये डेफिनेट बात हो गई। इतना काम बच्चों करना होता है, कर लेते हैं। बिल्कुल आसान सा काम है। देखो गॉफ x बराबर कैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं इसको g ऑफ f(x) लिखते हैं इस प्रकार से, है ना। ओ खत्म करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, सिंपल सा काम है। अब आगे देखो g और ये आगे जो f(x) है ना, f(x) वो क्या लिखना है, देखो f(x) का मतलब ये लिखना है, या ये कहें कि इसको हमने देखो इस फॉर्मेट में बना लिया था, इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे, f(x) को हम लिखेंगे 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इतनी बात ठीक है। आगे देखो बराबर का फिर निशान लगाओ, आगे फिर जो कहते हो देखो समझो। अब हमें g वाले फलन में जहां y लिखा है उसको ये लिखना है। देखो g y बराबर क्या लिखा है, ध्यान से समझो। g y बराबर हमारा यहां पर लिखा है अंडर रूट y + 6 माइनस का 1/3, ये g y है। हमें इस y की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है। ठीक है, इसको अगर यहां लिख दें तो आपका क्या बन जाएगा, इतना ही तो बन जाएगा। तो भाई हमें क्या करना है, y का मान इतना लिखना है, यहां भी y का मान इतना लिखना है। लिख देते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो अंडर रूट का निशान लगा दो। ठीक है, y की जगह इतना लिख दो। कितना लिखोगे, 3x + 1 का होल स्क्वायर माइनस 6 लिख दो। ठीक है, y का मान लिख दिया। अब देखो +6 ज्यों का त्यों लिखा है तो इसको भी लिखना है, फिर -1 लिखा है इसको भी लिखना है, अपॉन में 3 लिखना है। क्लियर बात हो गई बच्चों। हमने क्या किया है, हमने याद करिए कि ये जो x, ये जो y है ना, ये y, इस y को हमने इतना लिख दिया, बाकी कुछ नहीं। +6 ज्यों का त्यों है, इसको केवल देखो लिखा है इसको। फिर इसके बाद -1 भी ज्यों का त्यों है, बटे में 3 भी ज्यों का त्यों, कुछ भी नहीं बदला। आगे देखो अब क्या करना है, अब बराबर का निशान लगाओ। ये -6 + 6 कैंसिल हो रहा है, स्क्वायर से अंडर रूट का निशान खत्म कर दें तो 3x + 1 लिखना है, -1 इसको लिखना है, अपॉन में ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 3 लिखना है। देखो -1 + 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर बचेगा 3x अपॉन में 3, और 3 से 3 कैंसिल करोगे तो x बचेगा। देखो जो हमने आपको बताया था कि पहली बात तो हमारी प्रूफ हो गई कि गॉफ x का मान x निकलना चाहिए। बच्चों आ गया। अब हम फॉग y निकालेंगे, फॉग y का मान y और निकला है तो हमारी बात समझो सिद्ध हो गई। अब हम फॉग y निकालें। फॉग y को कैसे लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे f(g(y) लिखेंगे इस प्रकार। ठीक है, बराबर f। अब g(y) फलन लिख दो भाई। g(y) फलन ये लिखा हुआ है, आपको लिखना है अंडर रूट y + 6 लिखना है, माइनस का 1 और बटे में 3। ठीक है, g(y) फलन ये लिख दिया। अब f वाले फलन में जहां x है वहां इतना लिखना है। f वाले फलन में, f वाला फलन देखो यही तो है, इसको हमने f(x) को ही y मान लिया था। तो यहां पर देखिए f वाला फलन आपका ये है, तो वहां पर क्या करना है, ध्यान से समझो। f वाले फलन में x का मान इतना लिखना है, x का मान इतना लिखना है, तभी तो f(x) होगा ना ये। तो यहां पर x के जगह पर f वाले फलन में x का मान इतना लिख दो। देखो ध्यान दें, ये आपका ब्रैकेट ज्यों का त्यों रखते हैं, 3 भी हमें ज्यों का त्यों रखना है। देखो 3 भी ज्यों का त्यों रखना है। x की जगह पे पूरा इतना लिखो, कितना लिखना है, अंडर रूट y + 6 माइनस 1/3 लिखना है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। प्लस 1 लिख दें और इसका स्क्वायर कर दें, बिल्कुल स्क्वायर लो कर दिया हमने, और फिर -6 भी ज्यों का त्यों रखना है। क्लियर बात हो गई।
अब बच्चों ध्यान से समझो भाई, 3 से 3 का तो मेरे ख्याल से हिसाब किताब हम खत्म निपटा ही देते हैं, बिल्कुल निपटा सकते हो आगे। और यहां पर आप ध्यान से देखो तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस का 1 और ये प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर माइनस का 6, यहां -1 + 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्क्वायर है, अंडर रूट से खत्म कर सकते हो, तो बाई प्लस 6 अकेला बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पर क्या बचेगा, देखो बाई प्लस 6 बचेगा, माइनस का 6 और ये -6 + 6 कैंसिल करोगे बच्चों क्या मिलेगा, देखो बाई मिलेगा। हमने जो बताई थी बात बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट हो गई, क्या कि गॉफ एक्स का मान एक्स निकल के आएगा और फॉग बाई का मान बाई निकल के आएगा। अगर ऐसा होता है तो फलन हमारा कैसा होता है, तो फलन हमारा ये जो एफ फलन है वो इसका प्रतिलोम फलन है, ये सिद्ध हो गई बात। तो आपको यहां रीजन लिखना है, देखो चूंकि गॉफ एक्स बराबर एक्स तथा फॉग बाई बराबर बाई, अतः जी एफ का प्रतिलोम होगा। ये बात देखो सिद्ध हो गई, प्रतिलोम होगा। इतनी बात तो बच्चों हमने सिद्ध कर ली कि जो जी फलन है मतलब ये फलन है वो एफ का प्रतिलोम होगा। मतलब सीधा है, अगर प्रतिलोम होगा तो इसका मतलब सीधी बात है कि जो जी है वो क्या है, एफ इनवर्स है। बच्चों ये बात हमने प्रूव कर ली, ठीक है, जी क्या है, एफ का प्रतिलोम है। इतनी बात तो सिद्ध हो गई, इसमें तो डाउट खत्म हो गया। अब अगली बात और एक सिद्ध करनी है कि अगर जी जो है एफ का प्रतिलोम है तो हमें सिद्ध करके दिखाना है। देखो ये प्रतिलोम ये लिखा हुआ है ना, आपको यहां पर लिखना है बच्चों। चलो यहां पीछे आ जाओ, देखो ध्यान दें क्या करना है, एफ का प्रतिलोम क्या है, एफ का प्रतिलोम बराबर जी है। तो आपको यहां पर लिखना है एफ का प्रतिलोम जी बराबर, ऐसे लिख देते, ठीक है, जी बराबर क्या लिखना है यहां पर, या ये कहें जी बाई बराबर, ठीक है, जी बाई बराबर क्या लिख ले, यहां पर लिख ले अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस का 1 और बटे में 3 लिखना है। ये आपका क्या है, एफ का प्रतिलोम है। अब देखो बच्चों हमने आपको बताया कि जी का मान एफ इनवर्स है, जी को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम, एफ का प्रतिलोम कहते हैं। तो जी को हम एफ इनवर्स लिख सकते हैं। यहां जी लिखा है ना, इसको हम एफ इनवर्स लिख दें, बाई अपना ज्यों कहते हैं और बराबर में अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1 और बटे में 3। ये देखो हमसे प्रूव करवाया गया था, तो यहां लिख देते हैं प्रूव्ड। कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, एकदम बढ़िया सा। बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मजे से अच्छे से बिल्कुल एकदम बढ़िया कंप्लीट कर लें। उम्मीद है कि किसी प्रकार की कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं, एक बात फिर से दोहरा लें, जो हमें फलन दिया गया है उस फलन को एफ एक्स को हम बाई के बराबर लिखते हैं। बाई के बराबर लिखने के बाद देखो यहां पर ये आपका जो द्विघातीय व्यंजक दिया गया है, जब भी कभी ऐसा हो कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में दिया जाए तो यहां से एक्स का मान ज्ञात करने के लिए हम इसको पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेते हैं। क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग के रूप में बना लेते हैं। तो इसको हमने पूर्ण वर्ग कैसे देखो बनाया, यहाँ 9x स्क्वायर है, इसको 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर 6x को हमने ऐसे लिख दिया 2 × 3 मतलब 6x हो गया, इनटू में 1 कर लिया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर -6 लिखा है, -5 लिखा है, इसको हमने 1 - 6 लिख दिया। 1 में से 6 घटाओगे माइनस का 5 बचेगा। हमें इसका देखो एक फॉर्मेट बनाना था a + b का होल ऑफ स्क्वायर। देखो ये a हो गया, ये b हो गया, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मेट में हो गया, तो इसको a + b का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -6 ज्यों का त्यों। अब देखो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो -6 को इधर ले आओगे, बाई के साथ हमने जोड़ दिया और इसके बाद में इसका देखो हमने वर्गमूल ले लिया। जैसा कि पता है कि x जो है वो क्या है, ऋणोत्तर वास्तविक संख्या है, धन वाली है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं लेना है। x का मान यहाँ पर प्लस में रखना है, इसलिए हमने प्लस माइनस में केवल प्लस चिन्ह लिया है। अब देखो 3x बराबर +1 इधर ले जाओगे, माइनस का 1 और 3 से भाग कर दोगे, x का जो मान निकला वही प्रतिलोम फलन होता है, अर्थात उसको हम एफ इनवर्स कह सकते हैं या जी बाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्रतिलोम है, ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होता है, गॉफ एक्स और फॉग बाई निकालना होता है। तो हमने गॉफ एक्स निकाल लिया, एक्स निकल के आया, फॉग बाई निकाला, बाई निकल के आया। तो अब हमारी बात ये फिट हो गई कि गॉफ एक्स एक्स के बराबर है, फॉग बाई बाई के बराबर है, तो ये बात निश्चित हो गई कि जी फलन है वो एफ का प्रतिलोम है, ये निश्चित हो गई।
तो बच्चों अगर एफ का प्रतिलोम जी बाई बराबर क्या है, देखो ये इसका प्रतिलोम है अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3 और जी बराबर क्या है, जी बराबर एफ इनवर्स है। तो यहां पर हमसे प्रूव करवाया गया तो उसके अनुसार हमने लिख दिया एफ इनवर्स बाई बराबर अंडर रूट बाई प्लस 6 माइनस 1/3। ठीक है, तो बच्चों यहां पर ये प्रश्न है आपका 9वां, नोट करें। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। देखो आसान प्रश्न है 10वां, ठीक है, इसको रब कर लें। क्वेश्चन नंबर 10वां देखो, 10वां प्रश्न क्या है आपका, कहता है कि मान लीजिए कि f इस प्रकार से है, x से y में है एक व्युत्क्रमणीय फलन है। देखो यहां पर हमें ऐसा दिया गया है कि f फलन है वो इस प्रकार से है कि x से y में है, x से y में है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है, एक व्युत्क्रमणीय फलन है। ठीक है, ये आपका कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है। और आगे आपसे और एक बात कुछ कह रहा है, सिद्ध करिए कि f का प्रतिलोम फलन अद्वितीय है। f का जो प्रतिलोम फलन होगा वो केवल और केवल एक होगा, अद्वितीय का मतलब एक से ज्यादा नहीं है, एक, ओनली एक। ठीक है, एक होगा केवल, इतना आपको यहां पर प्रूव करके दिखाना है कि f का जो प्रतिलोम होगा वो अद्वितीय होगा, मतलब यूनिक होगा। कैसे सिद्ध करोगे बच्चों, यहां देखो ध्यान दें। एक बात तो आपको साफ दिखाई दे रही कि f जो है वो x से y में है और है कैसा, व्युत्क्रमणीय फलन है। और व्युत्क्रमणीय फलन जो होते हैं वो एक और आच्छादक भी होते हैं, ये बात आपको पता है ना। आप यहां लिख सकते हो कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है, अतः f एकाकी तथा आच्छादक है। कैसा फलन है, एकाकी है तथा आच्छादक। एक बात और समझो, एक बात और समझ सकते हो कि अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसका एक कोई प्रतिलोम जी है, प्रतिलोम फलन जी मान लें, तो हमें पता है कि अगर इसका एक प्रतिलोम जी है तो हम इसको ऐसे कहते हैं कि गॉफ एक्स बराबर एक्स होता है, एक्स कहें या आई एक्स कहें एक ही बात। और फॉग बाई बराबर क्या कहें, फॉग बाई बराबर आई बाई कहें या बाई कहें एक ही बात, आइडेंटिटी है ना। तो यहां से अगर f का एक प्रतिलोम g हमने माना तो गॉफ एक्स बराबर आई एक्स होता है, फॉग बाई बराबर आई बाई होता है, या इसको x कह सकते हैं, इसको बाई कह सकते हैं। ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, यहां तक तो बात प्रश्न के अनुसार जो दी गई है उसके अनुसार हमने लिखा है। एक बात और समझो, अब हम थोड़ा सा जो प्रश्न कहता है उससे हटके बात करेंगे। प्रश्न हमसे कहता है कि f जो फलन है x से y में व्युत्क्रमणीय है और सिद्ध ये करना है कि उसका व्युत्क्रमणीय जो है वो एक यूनिक है, एक से ज्यादा नहीं है, अद्वितीय है, ऐसे ही तो कह रहा है। हम ये मानेंगे कि f का प्रतिलोम एक नहीं है बल्कि दो मान लेते हैं, उल्टा करेंगे, f का प्रतिलोम अद्वितीय नहीं है बल्कि f के दो प्रतिलोम हम मान लेते हैं। ठीक है, और यदि वो दोनों प्रतिलोम मान के तो चल रहे हैं हम अलग अलग, और यदि वो दोनों प्रतिलोम एक ही निकल के आते हैं तो उसको हम निश्चित रूप से अद्वितीय कह लेंगे। नई बात समझ में आई, एक बार फिर समझो। हम मान के ये चलेंगे कि f के दो प्रतिलोम हैं G1 और G2, और यदि वो दोनों G1 G2 एक ही हो जाएं तो इसका मतलब f का एक ही अद्वितीय प्रतिलोम हो गया, G1 बराबर G2 हो गए। मतलब हमने अलग अलग माना लेकिन बराबर हो जाएं तो इसका मतलब एक ही प्रतिलोम है इसका। ऐसे सिद्ध करना है, क्या करेंगे देखो, यहां पर हम मान लेते हैं, माना f के दो प्रतिलोम, मान लिया कि f के दो प्रतिलोम, देखो f का प्रतिलोम क्या होता है g, और हमने यहां पर माना कि f का एक नहीं बल्कि दो प्रतिलोम है G1 व G2 हैं। मान लिया कि f के दो प्रतिलोम हैं G1 व G2, तो भाई अगर f के दो प्रतिलोम, जैसे हम ये मानते थे कि f का प्रतिलोम g है, हम ये मान लेते कि f और g आपस में प्रतिलोमी फलन हैं, तो हम निश्चित रूप से इसको लिखते थे कि गॉफ x बराबर x लिखते थे, या x कहें या आई एक्स कहें, ऐसे ही तो कहते थे। f का प्रतिलोम g है तो गॉफ x बराबर आई एक्स, ऐसे ही तो कहते थे। अगर हम ये कहें कि f का प्रतिलोम G1 है तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, FO G1x बराबर आई एक्स। और अगर f का प्रतिलोम G2 है तो इसको हम कह सकते हैं FO G2x बराबर में आई एक्स कह सकते हैं।
एक कम आई एक्स न कहें, इसको आई बाई कह दें, है ना, इसको हम क्या कह दें, बाई कह दें। ठीक है, बात आई समझ में। देखो क्यों, देखो यहां से समझो, गॉप के लिए बाई तो लिखते हैं, गॉप के लिए बाई लिख लेते हैं ना, तो आप सॉरी गॉप के नहीं, फॉक के लिए क्या कहते हैं, बाई लिख लेते हैं। तो यहां पर इसी प्रकार अगर एफ का प्रतिलोम G1 है तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ओ G1 बाई बराबर आई बाई लिख सकते हैं, और एफ का प्रतिलोम अगर G2 है तो इसको हम एफ ओ G2 बाई बराबर आई बाई लिखेंगे। तो यहां पर देखो एफ के दो प्रतिलोम ये और ये है, तो अब पहली बात इसको ऐसे लिखोगे, कैसे कि एफ ओ G1 बाई बराबर तो हम लिखेंगे आई बाई, एफ ओ ध्यान से फिर समझो, ये और ये प्रतिलोम फलन है, इसका मतलब क्या करना है, एफ ओ G1 बाई बराबर आई बाई। अब ये और ये प्रतिलोम फलन है तो इसका क्या मतलब है, तथा इसका मतलब है कि एफ ओ G2 बाई बराबर में आई बाई। ध्यान दें, बात क्लियर हो गई। एफ के दो प्रतिलोम, एक प्रतिलोम फलन ये है और एक प्रतिलोम फलन ये है, तो अगर इसका प्रतिलोम फलन ये है तो देखो कंडीशन ये है, और इसका प्रतिलोम फलन ये है तो इसकी कंडीशन ये है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि एफ के दो प्रतिलोम फलन हमने मान लिए, तो दो प्रतिलोमों को अलग अलग दोनों प्रतिलोमों पर शर्त लगाई, तो यहां पर हमें ये दो इक्वेशन मिल गई, एक नंबर इस पर डाल लें और दूसरा नंबर इस पर डाल लें। तो चूंकि आई बाई तो देखो आइडेंटिटी तो एक ही होती है, आई बाई एक ही होगा, दो तो हो नहीं सकते, इसको यहां लिख दें, चूंकि आई बाई एक ही होगा, दो नहीं हो सकते, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अतः अगर एक ही है तो इसका मतलब बराबर है, आई बराबर आई बाई बराबर आई बाई, तो इसको भी बराबर करना है, तो आपको लिखना है यहाँ एफ ओ G1 बाई बराबर में एफ ओ G2 बाई लिखना है। क्लियर, इतनी बात हो गई। अब देखो ध्यान दें, इसको क्या ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखो ध्यान दें, ये ओ हटाते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, तो यहां पर इस प्रकार देखो इसको लिख लें, इसी प्रकार इसको भी लिख दें, एफ बड़ा ब्रैकेट लगाएं और G2 बाई यहां ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पर अब एक प्रॉपर्टी आप लगा लो, क्योंकि एफ व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका मतलब एकाकी है। एफ क्या है, देखो एकाकी के लिए हम ऐसा मानते थे कि हम ये मान लेते थे कि एफ x1 बराबर में एफ x2, एकाकी देखो कैसे सिद्ध करते थे, दो फलन एफ x1 बराबर एफ x2 करते थे, और इसको हल करते करते हम कहां तक पहुंचते थे, x1 बराबर x2 हमें मिल जाता था, तो ये कहते थे कि ये फलन हमारा कैसा है, एकाकी है। इतनी बात होती थी। तो यहां पर इसी गुण का अगर प्रयोग किया जाए तो देखो ऐसे होता है, वास्तव में अगर एकाकी होता है तो इसको हल करते हुए ये मिलता है, तो हम थोड़ी देर के लिए मोटी बात ऐसे मान लेते हैं कि एफ से एफ खत्म कर लें तो x1 बराबर x2, ऐसे ही। तो चूंकि एफ जो है वो एकाकी फलन है, तो यहां पर इसको हम ऐसे लिख दें कि एफ एफ कैंसिल करें, और यहां पर हम लिख सकते हैं G1 बाई बराबर में G2 बाई, यहां ऐसा लिख सकते हैं। इतनी बात ठीक है। यहां पर ध्यान से समझो, अब आपको कैसे ये किया, इसको यहां लिख दें, चूंकि एफ एकाकी फलन है, चूंकि एफ क्या है, एकाकी फलन है, इसलिए हमने ऐसा इसको लिखा है। ठीक है। अब बच्चों और बात समझो, यहां से अगर हम बाई से बाई कैंसिल करना चाहें तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि G1 बराबर G2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों अब तो एकदम सीधी बात हो गई, बिल्कुल सीधी बात हो गई कि G1 और G2 अलग अलग नहीं है, एक ही प्रतिबिंब। G1 और G2 क्या है, अलग अलग नहीं है, मतलब यहां पर हमने एफ के दो प्रतिलोम G1 G2 माने थे, वो दो नहीं है, दोनों बराबर हैं, मतलब एक ही है, अर्थात अद्वितीय है। बस इतनी बात आपको यहां पर लिखना है। यहां क्या लिखना है, अतः फलन एफ का केवल एक ही प्रतिलोम है, केवल एक ही प्रतिलोम है, अतः एफ का प्रतिलोम अद्वितीय है, प्रतिलोम अद्वितीय है, ऐसा आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, बोलो प्रूव हो गया, किसी को कोई डाउट? ये है आपका, इतना बच्चों काम करना है आपको। एक बार फिर से समझें, एक हमारा फलन कोई x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है, इसका मतलब ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है,
एकाकी आच्छादक तभी होता है जब इसका जो प्रतिलोम होता है उसके लिए गॉफ एक्स बराबर आई एक्स हो, फॉक वाई बराबर आई वाई हो, ये बात पक्की होती है। ठीक है, हमने ये माना कि एफ का अद्वितीय प्रतिलोम नहीं है, मतलब एफ का प्रतिलोम है वो अद्वितीय नहीं है, बल्कि एफ के हमने दो प्रतिलोम मान लिए G1 और G2। तो अगर एफ के दो प्रतिलोम G1 G2 हैं तो इसका मतलब यह है कि एफ और G1 प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम फलन है तो इसका मतलब एफ हो G1 वाई बराबर आई वाई होगा। एफ और G2 प्रतिलोम फलन है तो इसका मतलब एफ हो G2 वाई बराबर आई वाई होगा। ये भी ठीक है बात। अब आई वाई चूंकि अलग अलग हो नहीं सकते, दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो ये अलग अलग नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हमने देखो कर दिया। बराबर करने के बाद देखो जो ओ लिखा होता है उसको ओ अगर खत्म करते हैं तो बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं दोनों तरफ, देखो इसी प्रकार कर लिया। अब आगे हमने एफ एक एकाकी फलन है, एकाकी फलन तब होता है जब fx1 बराबर fx2 हो, तो x1 बराबर x2 हो जाए। तो यहां पर हमने क्या कर दिया, x1 बराबर x2 कर लिया, और x1 बराबर x2 करने के बाद देखो y मन में काट लें, काटना नहीं है, मन में काट लें, तो ये G1 बराबर क्या मिल जाएगा, G2 मिल जाएगा। G1 बराबर G2 को मतलब G1 और G2 दोनों अलग फलन नहीं है बल्कि एक ही फलन है। और यदि एक ही फलन है तो यही तो हमें सिद्ध करना है कि f का एक ही प्रतिलोम होता है, G1 G2 दो नहीं होते हैं, दोनों बराबर हैं, एक ही है। तो बस यही हमने यहां पर लिख दिया कि f का केवल और केवल एक ही प्रतिलोम है, अतः f का प्रतिलोम कैसा होता है, अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। ये प्रूव हो गई। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 10वां नोट करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पर। देखो 11वां प्रश्न बच्चों क्या है, इसको पहले अब रब कर लिया जाए। ठीक है, इसको पहले रब कर लिया जाए। क्लियर बात है भाई। चलो 10वां के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां पर। देखिए 11वां प्रश्न क्या है भाई, लिखा है F1 2 3 से ABC। बहुत अच्छी बात है। देखो यहां पर 11वां प्रश्न है और इसमें लिखा है F सच दैट 1, 2, 3 से ABC, ये इस प्रकार से कोई फलन दिया गया है। ठीक है, और यहां पर हमें एक बात और दी गई है कि जो F1 है वो A है, F2 है वो B है, F3 है वो C है, ऐसा भी देखो यहां पर दिया गया है। बिल्कुल ठीक है। और ऐसा आगे कहा है द्वारा प्रदत्त फलन F पर विचार करिए, F इनवर्स ज्ञात करिए। पहला काम हमें क्या करना है, F इनवर्स ज्ञात करना है। इसके बाद दूसरा काम और करना है कि F इनवर्स का जब और इनवर्स कर दें तो F के बराबर होता है। F इनवर्स का इनवर्स बराबर F, हमें ये भी सिद्ध करना है। बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों ध्यान से समझना है। हम क्या करते हैं, जैसे इसको अगर A मान लें और इसको B मान लें, तो यहां पर चलो यहां लिख देते हैं। ये मान लें कि आपका ये A है, एक समुच्चय कोई A है जिसके अवयव हैं 1, 2, 3, और यहां पर देखो दूसरा एक समुच्चय कोई ये वाला B मान लेते हैं, तो ये समुच्चय आपका B है। चलो नीचे ही लिख देते हैं सीधा। ठीक है, यहां लिख दें, माना A बराबर लिख दें हम 1, 2, 3, और यहां से B बराबर हम इसको लिख दें A, B, C। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फलन कैसे हो गया, A से B में देखो परिभाषित हो गया। A इसको माना, B इसको माना, फलन A से B में परिभाषित हो गया। तब यहां पर आप ध्यान से देखो तो F का मान मतलब फलन का मान कितना होगा, ध्यान से समझो। एकदम सीधा लिखा है कि भैया यहां पर A का देखो 1 का A से, यहां 1 से A का 1 रखोगे तो A मिलेगा, तो 1 का A से कनेक्शन है। यहां पर देखो 2 लिखोगे तो B मिलेगा, 3 लिखोगे तो C मिलेगा। यहां इस प्रकार से देखो ये आपका फलन है। ये दी गई बात है, हमने अपने तरफ से अभी कुछ नहीं किया। ये फलन हमें दिया गया था, इस प्रकार से ये फलन दिया गया फलन है और फलन A से B में परिभाषित है। फलन आपका ये है, इतना समझो सवाल है, इसका ये सार निकल के आया। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात करना है। बच्चों प्रतिलोम हम जानते हैं कि अगर A से B में हो तो इसका जो प्रतिलोम होता है वो B से A में हो जाएगा। देखो तब F इनवर्स मतलब F का प्रतिलोम F इनवर्स लिख दें तो कैसे होगा, F इनवर्स बराबर B से A में होगा, B से A में होगा। और इस समय अगर
बी से ए में होगा तब और आगे की बात इस प्रकार से हो जाएगी। देखो ये आपका क्या होता है, उल्टा काम हो गया। एक रखोगे तब ए मिलेगा, अब उल्टा काम करोगे, ए रखोगे तो एक मिलेगा। मतलब ऐसे हो जाएगा कि एफ ए बराबर 1 हो जाएगा, एफ बी बराबर 2 हो जाएगा, एफ सी बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एफ जो इनवर्स होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, एफ इनवर्स बराबर, ध्यान ऐसे भी कह सकते हो इसको। अगर हम ये इतना डिटेल ना लिखें तो अभी बात चल सकती है कि अगर f बराबर इतना है तो f इनवर्स कितना है, तो क्या करना है, इनको अवयवों को घुमा घुमा के लिख दो, है ना। इस प्रकार से लिख सकते हो। देखो a,1 है वही बात, देखो a,1 और यहां से b,2 हो जाएगा और यहां से c,3 हो जाएगा। चाहे आप इसको घुमा के लिखो, इसको घुमा के लिख दो तो भी वही बात है, और इन अवयवों को लिख दो तो भी वही बात है। तो बच्चों एफ इनवर्स तो हमने ज्ञात कर लिया। देखो एक आंसर हमारा यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब आगे की बात फिर वही बात हो गई, क्या, इसका फिर हमें इनवर्स करना है। तो फिर इसको देखो घुमाना है, ए से बी फिर हो जाएगा। मतलब एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर किस प्रकार से होगा, ए से बी में। ठीक है, बस यहां अगर हम सीधा चाहें तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ इनवर्स का इनवर्स बराबर, क्योंकि आपको पता चल गया कि किसी भी फलन का जब इनवर्स करते हैं तो केवल ये एलिमेंट घुमा के लिख दिए जाते हैं, होगा कम। तो यहां भी बिल्कुल वही करना है कि इसका हमें इनवर्स चाहिए, तो यहां से 1, a लिख सकते हो, यहां से 2, b लिख सकते हो, और इसको हम 3, c लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो कि भाई इसको क्या कह सकते हैं। देखो ये f है, ध्यान से समझो, ये आपका f है। f बराबर क्या है, देखो 1, a, 2, b, 3, c। यही देखो 1, a, 2, b, 3, c। मतलब ये पूरा आपका f हो गया, सिद्ध हो गया। f इनवर्स का इनवर्स बराबर क्या होता है, f होता है बच्चों, ये देखो प्रूव हो गया। बोलो किसी को कोई डाउट, हो गई बात क्लियर। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 11। चलो और आगे बढ़ो, नोट करें इसको, और आगे बढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, इसको रब कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 फिर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रब करके क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। तो यहां लिखा है f जहां x से y में ये आपका कोई फलन है, और ये व्युत्क्रमणीय फलन है। कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय फलन है, ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करके दिखाना है कि अगर f x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है तो f का इनवर्स, f इनवर्स का प्रतिलोम f है, ये सिद्ध करके दिखाओ। और इसके बाद और यहाँ पर देखो इसका मतलब आगे दिया गया है कि f इनवर्स का प्रतिलोम f है, अर्थात f इनवर्स का इनवर्स बराबर f हमें सिद्ध करके दिखाना है। बहुत आसान सा काम है। देखो बच्चों ध्यान से समझो, यहाँ पर f जो है वो x से y में एक व्युत्क्रमणीय फलन है। तो अगर ये व्युत्क्रमणीय फलन है तो निश्चित रूप से एकैकी भी होगा, आच्छादक भी होगा, ये भी बिल्कुल डेफिनेट बात है। तो आपको यहाँ पर एक बात लिख देनी है, अतः f एकैकी तथा आच्छादक होगा, एकैकी तथा आच्छादक होगा। कैसा फलन होगा, ये एकैकी तथा आच्छादक है या होगा, ऐसे लिखना। ठीक है, f फलन है, व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब है कि f एकैकी और आच्छादक है। ठीक है, आच्छादक है, होगा ना लिखो, है, पूरी बिल्कुल डेफिनेट बात है कि f एकैकी और आच्छादक है। f एकैकी भी है, आच्छादक भी है, बिल्कुल बात ठीक है। अच्छा, अब इसका ये मतलब है कि अगर f x से y में व्युत्क्रमणीय फलन है तो g y से x में अगर फलन रख दिया जाए तो भी व्युत्क्रमणीय होगा। x से y में व्युत्क्रमणीय है तो दूसरा फलन हमने मान लिया कोई g जो कि y से x में है, तो अगर उसको उलट देते हैं तो क्या होता है, व्युत्क्रमणीय तो होता है। तो g फलन y से x में भी व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है बात कि नहीं है भाई, ये भी बात बिल्कुल सही बात है। ठीक है, g फलन y से x में अगर कर दिया जाए तो g फलन भी कैसा फलन होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा। अच्छी बात है। तो तब देखो ध्यान दें, तब ऐसा होता है कि गॉफ ऑफ x बराबर होता है, उसको हम लिखते हैं ix, और फॉग ऑफ y बराबर जो होता है उसको हम लिखते हैं i y। क्लियर बात है।
अब इससे देखो अगर ऐसी होती है कंडीशन तो हम ये बिल्कुल पक्की बात जान लेते हैं कि ये जो g है वो f का प्रतिलोम है। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो g है वो g क्या है, f का प्रतिलोम है। g f का प्रतिलोम है, g है वो क्या है, f का प्रतिलोम है। ये बिल्कुल डेफिनेट बात हो गई। तो अब बच्चों आगे देखो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि g बराबर f का प्रतिलोम, ठीक है, f का प्रतिलोम। इतनी बात ठीक है। एक बात बच्चों और समझो, और एक बात समझो, वो क्या, आगे वाले देखो, अगर हम ये कहें कि g बराबर f इनवर्स है, चलो इसको हटाओ, ऐसे इतना ही समझो। अगर हम ये कहें कि g बराबर f इनवर्स है तो आप यहां पर देखो इसको हम 1 नंबर डाल लें, इसको हम 2 नंबर डाल लें, और इस g को अगर f इनवर्स यहां लिख दिया जाए 1 नंबर में, g की जगह हम लिख दें f इनवर्स, तो f इनवर्स ओ एफ एक्स, देखो ध्यान दें, बराबर क्या हो जाएगा, आई एक्स हो जाएगा। केवल और केवल g को हमने f इनवर्स लिख लिया बिल्कुल वही सिंबल, सब कुछ वही है, g के जगह पर हमने लिख दिया f इनवर्स। और दूसरे वाले में भी बिल्कुल वही करेंगे, g के जगह f इनवर्स लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा f o, g को हम लिख दें f इनवर्स और यहां लिख दें बाई, ज्यों कहते हो सब कुछ लिखना है आई बाई। बच्चों एक बात तो साफ हो गई कि अगर यहां से इन दोनों इक्वेशनों से हमने ये नतीजा निकाला कि इसका प्रतिलोम ये है, इसका प्रतिलोम ये है, तो इसके नतीजा देखो ये और वो केवल यहां पर f इनवर्स है, देखो g के जगह f इनवर्स है, यहां पर भी g जहां है वहां पर f इनवर्स, यही तो किया हमने। तो अब आप ऐसा कह सकते हो कि इसका ये प्रतिलोम है, f इनवर्स का प्रतिलोम f है। हमें यहां पर सीधा सीधा ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो f इनवर्स का इनवर्स है वो क्या है, f है। ये बिल्कुल देखो डेफिनेट बात हो गई, ठीक है। इसका इनवर्स f है, f जो g है, g क्या है, f का इनवर्स है। तो यहां पर आपको देखो इसी प्रकार बिल्कुल लिखना है कि इसका इनवर्स क्या है, f है। बस वही बिल्कुल सिस्टम जो यहां किया है वही यहां किया है। f इनवर्स है ना, f इनवर्स का इनवर्स f है, यहां पर इसका इनवर्स ये है, तो यहां पर f इनवर्स का जब इनवर्स करोगी तो f है, वही तो बात है। तो बच्चों ये देखो प्रूफ हो गया, क्लियर बात है बच्चों। इस तरीके से हमसे प्रश्न कहते हैं, ठीक है, नोट कर लें। थोड़ा सा टेक्निक वाला काम है, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है, आराम से आपको नोट करना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बिल्कुल हम लोग आखिरी 2 प्रश्नों पर और थोड़ा गौर करें, और ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, बड़े मजेदार प्रश्न हैं बच्चों, है ना। इसको रब करके हम लोग पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है यदि f r से r में है, ठीक है, fx बराबर भी दिया गया है, द्वारा प्रदत्त फलन है, तो हमें fx बराबर सिद्ध क्या, हमें इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखो यहां पर दिया है f r से r में है, f r से r में है, और ये जो fx है वो fx बराबर यहां दिया गया है 3 x क्यूब की होल पावर 1/3 दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से fx का मान है, हमें fx ज्ञात करना है। बिल्कुल देखो आराम से आपको करना है, ये fx की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो बच्चों इसको हम जब f तो ठीक है, ये o खत्म करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और ये आपको fx ज्यों कहते हो लिखना है, सिंपल सी बात है। अब आगे देखो f ज्यों कहते हो, fx का मान ये वाला पूरा रख दो, आप कितना लिखोगे 3 x क्यूब का होल पावर 1/3 लिखना है, क्लियर बात हो गई। अब f का जो फलन है उस f वाले फलन में जो x है ना, इसके जगह इतना लिखना है, ठीक है, ये लिखना है। तो भाई इसमें लिखना है, देखो लिख दें 3 अपना ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस भी ज्यों का त्यों रहेगा, x का मान लिखना है 3 x क्यूब की होल पावर 1/3 लिखना है, ठीक है बात। 3 अपना ज्यों का त्यों x का ये मान लिख दिया, और x के मान रखने के बाद देखो x पर क्यूब है ना, तो इस पर भी हमें क्यूब लगाना है, ठीक है। ये तो x की वैल्यू हो गई, अब क्यूब लगाना है, तो यहां पर देखो इसका हम क्यूब यूं ऐसे लगाना है, ठीक है। x पर क्यूब लगाना है तो x की ये वैल्यू है, पूरे पर क्यूब लगाना है, और फिर इसके बाद होल ब्रैकेट बंद करके 1/3 पावर लगाना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो बच्चों यहां से मेरे ख्याल से ये 3 से तो 3 खत्म हो रहा है। आगे देखो 3 माइनस 3 और ये 3, ये माइनस माइनस क्या प्लस बन जाएगा, एक्स क्यूब लिखें होल पावर 1/3 लिखें। यहाँ देखो 3 माइनस 3 खत्म, तो अब क्या बचा, यहाँ एक्स क्यूब और एक्स क्यूब की पावर 1/3, यहाँ एक्स भी कैंसिल करोगे तो देखो एक्स, फोप एक्स की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, एक्स आएगी। देख लो जो भी विकल्प सही है, ठीक है, देख लो जो भी विकल्प आपका सही है उस पर आप टिक लगा लो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सी विकल्प आपका ठीक है, सी लिखा है ना एक्स, वो ठीक है। अगला देखो आखिरी क्वेश्चन है जिसमें लिखा है मान लीजिए एफ एक्स बराबर इतना है द्वारा परिभाषित एक फलन एफ आर माइनस माइनस का 4/3 से आर में है, एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रचित्रण मैपिंग जी सच दैट परिसर एफ से आर माइनस 4/3 निम्नलिखित में से किसके द्वारा होगा। देखो यहां पर लिख लेते हैं, बड़े आसान से इसको हल करेंगे। देखो ध्यान दें, देखिए बच्चों आपके पास जैसा कि हमने बताया कि भाई हम यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, आपको क्या करना है अपनी बुक से क्वेश्चनों को पढ़ के आराम से यहाँ पर तब समझना है, ठीक है। 14वां प्रश्न इस प्रकार से लिखा है कि ये एफ एक्स बराबर, तो देखो इस प्रकार से दिया गया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया गया है 4x अपॉन में 3x + 4, इस प्रकार से देखो ये 14वां प्रश्न है ना। तो एफ एक्स बराबर ये तो फलन दिया गया है और फलन इस प्रकार से देखो परिभाषित है एफ सच दैट आर माइनस माइनस में है 4/3 और यहां से कहां तक है देखो ये आर तक, ठीक है, ये आपका कोई फलन दिया गया है, बहुत ठीक है। इस प्रकार से कोई फलन है, एफ का प्रतिलोम पहले फलन ज्ञात करो, फिर इसके बाद में आगे की बाद में देखो इसका हमें क्या करना है, इसका प्रतिलोम अर्थात प्रचित्रण मानी मैपिंग जी सच दैट, ये इतना देखो ध्यान दें, पहले हमें इसका प्रतिलोम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। देखो कैसे करोगे, बड़े आराम से करना है। हमें क्या करना है, इसका अगर प्रतिलोम ज्ञात करना है तो हम एफ एक्स को जी मान लेते हैं। एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, जी मान लें, सॉरी एफ एक्स बराबर क्या मानेंगे, बाई मानेंगे, एफ एक्स बराबर बाई मानते हैं। तो भैया यहां हम लिख देते हैं बाई और बराबर में 4x/3x + 4। अब इसको हल करके जो भी x का मान आएगा वो आपका प्रतिलोम हो जाएगा, सिंपल सा काम होता है। हम क्या करेंगे, यहां से बाई इंटू में 3x + 4 बराबर में 4x, ठीक है, यहां से हल करो, x का मान ज्ञात करो। कैसे देखो, इस बाई का अंदर गुणा 3x बाई करना है प्लस 4 बाई लिखना है बराबर में 4x लिखना है। यहां से जहां हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x वाले पद एक साइड ले जाओ, तो देखो 4x माइनस में 3x बाई हो जाएगा बराबर में 4 बाई। ध्यान से समझो, ये 4x है ना, ये आपका ये वाला पद इधर ले गई तो ये माइनस का हो जाएगा 3x बाई और बराबर में 4 बाई, ठीक है, क्लियर बात हो गई। अब बच्चों और थोड़ा आगे बढ़ो, यहां से देखो x कॉमन है, ये बचेगा 4 माइनस 3 बाई आपको यहां पर लिखना है बराबर में 4 बाई लिख ले। तो अब यहां देखो x बराबर कितना लिखना है, 4 बाई बटे में 4 माइनस 3 बाई, ये है देखो वास्तव में इसका प्रतिलोम। अब बच्चों एक बात तो यहां पर ये लिखा है ना r माइनस, देखो क्या लिखा है, जो रियल नंबर का समुच्चय है उसमें से -4/3 नहीं रखना है। अब अगर यहां पर देखो ये x का मान -4/3 लिख दिया जाए, देखो ध्यान दें, ये तो इसके लिए है ना। एक बात समझो, यहां पर अगर यहां पर ये वाला मान ऋण का 4/3x का लिख दिया जाए तो ये संख्या आपकी अपरिभाषित, ये फलन आपका अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए यहां पर ऐसा इंस्ट्रक्शन कर दिया गया है ये कि भैया आपको x का मान -4/3 रियल नंबर से निकालना है, ठीक। अब आगे बात ये कही कि इसके प्रतिलोम के लिए देखो यहां पर प्रतिलोम जो फलन है उसमें आपसे देखो यहां पर और ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, देखो f किस प्रकार से है, r माइनस, देखो ध्यान दें, ये लिखा है माइनस का 4/3, r में से -4/3 निकाल दिया गया है, ठीक है। मतलब ये ऐसे कर दिया गया है, g फलन है वो इस प्रकार से है कि परिसर f से r माइनस, मतलब इसको पलट दिया जाए, ये यहां और ये यहां, तभी तो प्रतिलोम होता है। लेकिन उस r में से अगर ये यहां और ये यहां कर दिया जाए तो उसमें भी देखो कह दिया गया है
कि जो एफ का परसर है वो आर जो है ना, पूरा आर नहीं रखा गया, एफ का जो परसर है वो यहां पर रखा गया है ना, ये उलट के रख दिया गया है। तो ये बच्चों जो x की वैल्यू निकल के आई, ये क्या है, ये इसका प्रतिलोम फलन है। ये क्या है, इसका प्रतिलोम फलन है। इसी को जी बाई लिखते हैं, ठीक है, इसी को एफ इनवर्स लिख लेते हैं। तो ये हमने देखो जी बाई बराबर निकाला है, और आप देख सकते हो ये आपका विकल्प कौन सा सही है, देखो ध्यान दें। हाँ ठीक है बच्चों, बी विकल्प इसका सही है। ये कौन सा विकल्प सही है, बी वाला विकल्प लिखा है, जी बाई बराबर 4 बाई बटे में 4 माइनस 3 बाई, इस प्रकार से बी विकल्प आपका ठीक है बच्चों। तो अब ये आपकी एक्सरसाइज बच्चों कंप्लीट होती है, 1.3 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है। इसके कुछ बचे हुए उदाहरण हैं बच्चों, उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, बढ़िया से कंप्लीट जरूर, सब कुछ देखो बच्चों कंप्लीट करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बहुत मन से पूरा कंप्लीट करते हुए कोर्स आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बिल्कुल, जो दृढ़ संकल्प है आपका कि भैया हमें 100 में 100 लाना है, तो आपकी बिल्कुल आएंगे। हिम्मत कभी नहीं हारना है। यदि आपने हिम्मत हार ली कि भाई 100 नहीं तो कोई बात नहीं 90 आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। मन आपका इतना बुलंदियों पर होना चाहिए कि भाई हौसला अगर बुलंद है तो मंजिल आसान है, आपको पता है। अगर आपने हौसला ही छोड़ दिया बच्चों तो आप निश्चित रूप से विफल हो जाओगे। आपको हौसला रखना है कि भैया हमें 100 में 100 लाना है, बिल्कुल इस टारगेट को लेकर के आप लोग काम करोगे, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर द्वैधारी संक्रियाओं को हम लोग अगले वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, द्वैधारी संक्रियाएं, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं द्वैधारी संक्रियाएं अर्थात बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इस संबंध और फलन का आखिरी टॉपिक है, जो कि आप लोग अगली वाली लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है बच्चों। इसके बाद एक और एक्सरसाइज है जो विविध प्रश्नावली है, ठीक है, विविध उदाहरण दिए गए हैं तो उनको आप कर सकते हो, और इसके बाद विविध प्रश्नावली भी दी गई है, ठीक है। तो बच्चों पहले हम बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे आपकी द्वैधारी संक्रियाओं, ठीक है। आज के लिए फिलहाल इतना रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं कैसा लगा, ठीक है। और यदि अच्छा लगा है तो भैया इसको लाइक जरूर किया करें, ठीक है। वीडियो को लाइक बहुत जरूरी है करना, ठीक है। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। बेल आइकन दबा दें जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। और साथ साथ ये भी कहेंगे कि भैया अपना ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक, बाय।